जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का सक्सेस सेंटर के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं आदर्श सिंह आप सभी लोगों का सक्सेस सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी में हमारा क्या चल रहा है, फर्स्ट यूनिट, और उसमें क्या चल रहा है, वर्णमाला। वर्णमाला में हम लोगों ने वर्ण के बारे में जाना, फिर वर्ण के प्रकार के बारे में जाना। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, अयोगवाह होते हैं। हमने स्वर और अयोगवाह के बारे में पिछले वीडियो में अच्छी तरह से पढ़ा। हम पढ़ रहे हैं व्यंजन। व्यंजन के बारे में हम व्यंजन किसे कहते हैं इसको देखा। व्यंजन का वर्गीकरण हमने देखा, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर और उच्चारण स्थान के आधार पर। इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण कंप्लीट हो गया, लेकिन कुछ उसमें बचा था। जैसे उस व्यंजन था अंतः व्यंजन का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, इसको हम लोग देखेंगे। इसको मैं कल पढ़ाया था, लेकिन अलग से मैं आप लोगों को नोट करा रहा हूँ, तो आप लोग अलग से नोट कर लीजिएगा। तो हेडिंग डालिएगा उस व्यंजन का उच्चारण स्थान। उस व्यंजन का उच्चारण स्थान। कल आप लोगों को टेबल में लिखवाया गया था, लेकिन इसको मैं अलग से लिखवा दे रहा हूँ। बहुत बार पूछा जाता है कौन कौन से उस व्यंजन होते हैं, आप लोगों को पता होगा। सा, सा, सा और हा, ये हमारे कौन से होते हैं, उस व्यंजन होते हैं। अब इस बड़ा सा का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, आप लोग क्या बताएंगे, तालव्य। इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, आप बताएंगे क्या, तालव्य या तालु। और एक खड़खोर सा का उच्चारण स्थान पूछेंगे तो कहाँ से होता है, तो आप लोग क्या बनाएंगे, मूर्धा। और एक छोटे सा का अगर उच्चारण स्थान पूछेंगे क्या बताएंगे आप लोग, दंत। और हा के उच्चारण के बारे में हम लोग ने कल पढ़ा था, कौन कौन से होता है। एक होता है काकल, एक होता है अलिजिह्वा, और होता है कंठ। काकल से बहुत लोग कहते हैं काकल से होता है, बहुत लोग कहते हैं अलिजिह्वा से होता है, बहुत लोग क्या कहते हैं, कंठ से होता है। तो और बड़े सा का उच्चारण स्थान तालव्य, खड़कोर सा का उच्चारण स्थान मूर्धा, और छोटे सा का उच्चारण स्थान दंत। अब से इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे तालव्य सा, इसको कहेंगे मूर्धा सा, इसको कहेंगे दंती सा, और हा को क्या कहेंगे, काकल वर्ण भी कहते हैं, अलिजिह्वा कहते हैं, या कंठ भी कहते हैं। फिर से आप लोग देखिए, बड़ा सा इसको तालव्य सा, इसको कहेंगे मूर्धा सा, इसको कहेंगे दंती सा। तो आप लोग अब इसी तरह बताइए, तालव्य सा, मूर्धा सा, दंती सा, और इसको कहेंगे काकल वर्ण कौन होता है, तो हा बताएंगे। अलिजिह्वा वर्ण कौन, मतलब अलिजिह्वा मतलब कहाँ से हा का उच्चारण हो रहा है, तो आप क्या बताएंगे, हा। तो आप लोग इसको नोट करिएगा। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि अंतः व्यंजन के उच्चारण स्थान के बारे में जानते हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा एक बार। अब हम लोग देखते हैं अंतः व्यंजन का उच्चारण स्थान। अंतः व्यंजन का उच्चारण स्थान। अंतः व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं आप लोगों को पता होगा, तो आप लोग लिखिएगा, या, रा, ला और वा। ये क्या आते हैं, हमारे अंतः व्यंजन में आते हैं। तो या का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, आप लोग क्या बताएंगे, तालव्य। और रा का कहाँ से होता है, आप लोग क्या बताएंगे, मूर्धा। और ला का उच्चारण स्थान क्या होता है, आप लोग क्या बताएंगे, दंत। वा का उच्चारण स्थान पहले ओठ से होता था, लेकिन अब वा का उच्चारण स्थान हम लोग ओठ से नहीं करके कहाँ से करते हैं, दंत ओष्ठ से। तो वा का उच्चारण स्थान कहाँ से हो जाएगा आपका, दंत ओष्ठ।
आप लोग क्या बताएंगे? व का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ। बहुत बार पूछा जाता है व का उच्चारण स्थान, तो आप लोग क्या बताएंगे? दंत ओष्ठ। या का उच्चारण स्थान तालब, रा का उच्चारण स्थान मूर्धा, ला का उच्चारण स्थान दंत। कभी कभी इस तरह से पूछ लिया जाता है कि अंतः व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा नहीं है, तो इसमें तालब, मूर्धा, दंत रहेगा। कंठ दे सकता है या आपको जो है ओट्स दे सकता है, तो उसको कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आप लोग अगर मालूम रहेगा तो या का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? तालब, रा का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? मूर्धा, और ला का कहाँ से होगा? दंत से, और वा का कहाँ से होगा? दंत और ओष्ठ, मतलब दांत और ओठ दोनों से होता है वा का उच्चारण स्थान। तो आप लोग इसको नोट करिएगा। ये था हमारा उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। इसके पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था, मैं आज आपको अलग से इसको नोट करा दिया हूँ, तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। अब हम पढ़ेंगे तो ये विकास काल में हुए परिवर्तन के आधार पर, जो विकास काल में परिवर्तन हुए हैं उसके आधार पर व्यंजनों के नए नए नाम हुए, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो आप लोग इसको नोट करिए, उसके बाद हम बात करते हैं। अब हमारा अगला वर्गीकरण है विकास काल में हुए परिवर्तन के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। मतलब जैसे जैसे विकास हुआ, जैसे आने वाले समय में फिर व्यंजनों को किस किस नाम से जाना जाता है, इसको हम लोग देखेंगे। तो हेडिंग लगाएंगे आप लोग, विकास काल में हुए परिवर्तन के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। एक होता है हमारा, इसमें आप लोग लिखिएगा कोमल तालव्य। कोमल तालव्य। कोमल तालव्य में कौन से आते हैं हमारे व्यंजन? तो आप लोग क्या बताएंगे? का वर्ग, का वर्ग। और का वर्ग में पुनः इसमें क्या क्या आएंगे? का, खा, गा, घा, अंगा। एक होता है हमारा कठोर तालव्य। कठोर तालव्य, तो इसमें कौन आएगा हमारा? चा वर्ग। कौन आएगा? चा वर्ग। एक होता है हमारा पूर्व तालव्य। इसमें क्या आएगा हमारा? ता वर्ग। देखिए कोमल तालव्य में क्या आता है? का वर्ग, मतलब का, खा, गा, घा, अंगा। कहीं पांचवा आएंगे, कौन आएंगे? का आएगा, खा आएगा, गा आएगा, घा आएगा, अंगा। और इसमें कौन सा आएगा? चा, छा, जा, झा, इया। और इसमें क्या आ जाएगा हमारा? टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। तो कोई पूछेगा कोमल तालव्य क्या होते हैं, तो आप लोग बताइए का वर्ग। जब और कठोर तालव्य कौन होते हैं? चा वर्ग। चा वर्ग में ये सब आते हैं। और पूर्व तालव्य कौन होता है? टा वर्ग। इसमें ये सब आते हैं। एक होता है हमारा वत्स्य व्यंजन। क्या होता है? वत्स्य व्यंजन। क्या होता है? वत्स्य व्यंजन। इसमें कौन कौन से आते हैं हमारे? आते हैं हमारे ना, सा, ला और रा। ये चार वर्ड आते हैं। चार वर्ड कौन कौन से आते हैं आप लोग बताएंगे? ना और दंती सा और ला और क्या? रा। कौन कौन से आते हैं? ना, सा, ला, रा। ये क्या होते हैं? वत्स्य व्यंजन होते हैं। तो आप लोग इसको नोट कीजिए। देखिए कोमल तालव्य कौन होते हैं? का वर्ग। कठोर तालव्य कौन होते हैं? चा वर्ग। पूर्व तालव्य कौन आते हैं? टा वर्ग। और वत्स्य व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? आप लोग चार वर्ड आते हैं, ना, सा, ला और रा। तो आप लोग नोट करिए। उसके बाद हम बताते हैं कि वत्स्य व्यंजन होते कौन है, इस किसको कहते हैं, परिभाषा के रूप में हम लोग देखेंगे। तो आप लोग इसको एक बार नोट करिएगा, उसके बाद वत्स्य व्यंजन बताते हैं। देखिए आप लोग बताइएगा कि मसूड़े पर जीभ लगने से
उच्चारित होते हैं, उच्चारित होते हैं। क्या बताएंगे आप लोग? मसूड़े पर जीभ लगने से उच्चारित होते हैं, इसलिए इसे वर्ष व्यंजन कहते हैं, वर्ष व्यंजन कहते हैं। और तो वर्ष व्यंजन में कौन कौन से होते हैं आप लोग क्या बताएंगे? ना, सा, ला और कौन? रा। तो वर्ष व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ना, सा, ला, रा। देखिए, ना का उच्चारण स्थान कहाँ होता है? दंत से। और सा का कहाँ होता है? दंत से। ला का उच्चारण स्थान कौन है? दंत। और रा का उच्चारण स्थान कौन है? मूर्धा। देखिए दंत है, लेकिन अब हम लोग बोलते हैं तो ना को बोलिए तो लगभग आपका जीव जो है मसूड़े पर जाता है। देखिए ना, पहले दंत से बोलते थे, लेकिन अब कहाँ हमारा जीव कहाँ स्पर्श करे? मसूड़े को स्पर्श करे। इसको दंती सा कहते हैं। सा बोलिए तो हमारा जीव देखिए उच्चारण कहाँ करे? इसमें मसूड़े को स्पर्श कर रही है। इसलिए ला बोलिए तो कहाँ हमारा जीव स्पर्श करे? मसूड़े को। और रा देखिए स्पर्श कहाँ कर रही है? हमारे मसूड़े को। मान लीजिए ए है हमारा जीव है, तो पहले क्या होता है? ये जीव कहाँ? दांत पे, जैसे हम लोग ना बोलते थे, सा बोलते थे, ला बोलते थे, ये जो है दांत पर स्पर्श करते थे। लेकिन विकास, जैसे जैसे विकास काल में परिवर्तन हुए, उसके आधार पर हम लोगों ने आगे बढ़े, तो क्या हुआ कि अब हमारे जो मसूड़ा जो है, जो जीव है, जो है मसूड़े को टच करता है। तो इसीलिए क्या है? मसूड़े पर जीव लगने से उच्चरित होते हैं, इसलिए इसे कहते हैं वर्चस्व व्यंजन कहते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? ना, सा, ला, रा। क्यों होते हैं? आप लोग बताइए। पहले दंत से होते थे, इनका उच्चारण स्थान किसका किसका? ना, सा, ला का। और रा का कहाँ से होता था? मूर्धा पे, मूर्धा से होता था। तो अब इसका कहाँ? मसूड़े पे छूते, इसलिए इनको क्या कहते हैं? वर्चस्व व्यंजन कहते हैं। और पूछा जाता है कि कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे? ना, सा, ला, रा। अगर संस्कृत में बात की जाए तो अभी ना, सा और ला तीनों ही कौन से दंत है, लेकिन हिंदी में हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो क्या हो गया? इसमें एक हो गया वर्चस्व व्यंजन हो गए। तो कौन कौन से होते हैं? ना, सा, ला, रा। आप 4 वर्ड याद रखिएगा। तो विकास काल में हुए परिवर्तन के आधार पर हम लोगों ने व्यंजनों का वर्गीकरण देखा। कौन कौन से कोमल तालब होते हैं, कठोर तालब कौन से होते हैं, पूर्व तालब कौन होते हैं, और वर्चस्व व्यंजन कौन से होते हैं। अब ये 4 होते हैं, आप लोग नोट करिए। उसके बाद हम बात करते हैं। एक बार पूछा गया था कि स्वर यंत्री व्यंजन कौन सा, किसे कहते हैं? स्वर यंत्री व्यंजन, स्वर यंत्री व्यंजन। तो आप लोग बता दीजिए किसको कहते हैं? हा को। तो हा की 3 नाम पहले मालूम था, एक नाम और हो गया, क्या है? स्वर यंत्री व्यंजन किसे कहते हैं? हा। हा को क्या कहते हैं? अलिजीवा व्यंजन कहते हैं, काकल व्यंजन कहते हैं, और क्या कहते हैं? कंठ व्यंजन कहते हैं, और स्वर यंत्री व्यंजन भी कहते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम अब जानते हैं कि हमारे हिंदी में कुल वर्ड कितने होते हैं, मूल वर्ड कितने होते हैं, मानक वर्ड कितने होते हैं। इसको हम लोग अब वर्डों को गिनना सीखते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम वर्डों को गिनना सीखते हैं। आप लोग हिंदी डालेंगे हिंदी वर्णमाला में वर्डों की संख्या। बहुत बार पूछा जाता है कि मूल वर्ड कितने होते हैं, कुल वर्ड कितने होते हैं, मानक वर्ड कितने होते हैं। तो बहुत कन्फ्यूजन रहते हैं, मूल वर्ड कितने होते हैं, मानक कितने होते हैं, और कुल वर्ड कितने होते हैं। तो आप लोग बताइएगा इसे। मैंने आपको बताया था कि स्वर कितने होते हैं। जब स्वर पूछेगा तो स्वर कितने होते हैं, आप लोग कितना बताएंगे? 11। मैं अगर कहूँ कुल स्वर कितने होते हैं, तब आप लोग 13 बताएंगे। कुल स्वर कितने होते हैं? 13। लेकिन जब मैं स्वर पूछूंगा तब 11 बताएंगे। जब तक मैं कुल स्वर नहीं कहूँगा तब तक आप जो है 13 नहीं बताएंगे। स्वर कितने, कोई पूछे स्वर कितने होते हैं, क्या बताएंगे? 11। व्यंजन कितने होते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे? 33। अगर पूछे कुल व्यंजन कितने होते हैं, कुल व्यंजन, तो आप लोग क्या बताएंगे? 39। लेकिन अगर व्यंजन पूछे तो आप लोग क्या बताएंगे?
33। स्वर पूछे तो आप लोग क्या बताएंगे 11। अगर कुल स्वर पूछता है तो 13, कुल व्यंजन 39। सिर्फ स्वर पूछे और सिर्फ व्यंजन पूछे तो स्वर पूछेगा तो 11 और व्यंजन पूछेगा तो 33। तो इनको आप ऐड करें, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 44, 44। तो मूल वर्ण अगर पूछ लेगा मूल वर्ण कितने होते हैं, मूल वर्ण तो क्या बताएंगे आप लोग 44 ना। मूल वर्ण कितने होते हैं तो आप लोग क्या बताएंगे 44। 11 स्वर 33 व्यंजन। और इसमें क्या क्या होते हैं देखिए, 2 होते हैं इसमें अयोगवाह, अयोग। आपको अयोगवाह के बारे में बताया गया था कि यह ना तो स्वर होते हैं ना तो व्यंजन होते हैं, स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी होते हैं ना, अयोगवाह। अयोगवाह कितने होते हैं 2। और क्या होते हैं 4 होते हैं हमारे संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं तो 4 होते हैं। इसके पिछले वीडियो हमने पढ़ा था संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं हमारे 4। और 2 होते हैं हमारे कौन, द्विगुण व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन। क्या होते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं हमारे, द्विगुण। तो कितना बताएंगे आप लोग 2। द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं 2। अयोगवाह कितने होते हैं 2। संयुक्त अक्षर कितने होते हैं तो कितने होते हैं आप लोग बताएंगे, संयुक्त अक्षर होते हैं 4। देखिए यही 4 जब संयुक्त अक्षर जुड़ जाएगा और 2 द्विगुण तो कितना हो जाएगा आपका, टोटल व्यंजन कितने हो जाएंगे 39। 33 व्यंजन आप लोग ये देखा है। तो यही 4 2 6 जुड़कर 33 जब कुल व्यंजन पूछा जाएगा तो कौन उसमें संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन को हम लोग जो है ऐड कर लेते हैं। जब टोटल व्यंजन पूछा जाएगा तब, अगर व्यंजन पूछा जाएगा तब तक इनको ऐड नहीं करते, क्योंकि संयुक्त अक्षर जो होते हैं कोई नए व्यंजन होते नहीं हैं, ये 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। इसको हम लोगों ने पिछली वीडियो में अच्छे प्रकार से जाना था। और द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं हमारे, ढा और ढा, जिसके जिन व्यंजनों के नीचे क्या लगा होता है, ताड़नजात चिन्ह लगा होता है, उसको बताएंगे। और अयोगवाह हमारे कौन होते हैं, अयोगवाह हम लोग देखे था कि 2 होते हैं हमारे, एक होता है अंक, एक होता है आह। जब कुल स्वरों की संख्या पूछा जाता है तो यही अयोगवाह 11 में ऐड हो जाता है तो कितने हो जाते हैं 13 हो जाते हैं। तो अब देखिए अगर पूछा जाएगा हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं तो आप लोग क्या बताएंगे, तो 44 से है, 44 2 46, 46 4 50, 50 2 52। तो अगर पूछेगा हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं तो कितना बताएंगे आप लोग 52। हिंदी में कुल वर्ण, हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं तो आप लोग कितना बताएंगे 52 बताएंगे। तो किस तरह से कि जब मैं कहूँगा स्वर और व्यंजन तो कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं 11, व्यंजन होते हैं 33, तो मूल वर्ण कितने हो गए 44। अगर मैं इसमें अयोगवाह, संयुक्त अक्षर और द्विगुण को जोड़ दूंगा तो हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं तो आप लोग क्या बताएंगे 52। अब बात ये होती है कि हिंदी में मानक वर्ण कितने हैं, जिनको हिंदी जिनमें हिंदी को क्या गया माना गया है। तो आप लोग बताइएगा। देखिए मूल वर्ण 44, हिंदी में कुल वर्ण 52। अब बात करते हैं हिंदी में मानक वर्ण कितने होते हैं। तो आप देखिएगा, मैंने बताया था आपको, यहीं पर लिख देता हूँ, विदेशी वर्ण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं अरबी फारसी वर्ण। क्या कहते हैं हम लोग अरबी फारसी वर्ण। हमारे अरबी फारसी वर्ण कितने होते हैं तो 4। कौन कौन से होते हैं, देखिए का, खा, गा, घा, नहीं का, खा, गा, उसके बाद जा और फा। ये कौन से हैं, ये हमारे क्या है अरबी फारसी वर्ण है ना। जिन वर्णों के नीचे, जिन वर्णों के आगे क्या लगा होता है नुक्ता चिन्ह लगा होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग अरबी फारसी वर्ण कहते हैं। हिंदी में इन वर्णों को किसने शामिल किया था तो आप लोग क्या बताएंगे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। और उन्होंने कहा कि इन वर्णों से हिंदी के जो शब्द बनेंगे उसको क्या कहा था अरबी फारसी शब्द कहा था। तो हम लोग देख लेते हैं, तो हिंदी में कितने होते हैं आपके अरबी फारसी वर्ड तो बताएंगे 5, लेकिन हमारे NCERT ने 3 माना है।
हमारे एनसीईआरटी ने कितने माना है? 3। कौन कौन से माना है हमारे? 3। देखिए, एक खा माना है, एक जा माना है, एक फा माना है। एनसीईआरटी ने हमारे 3 माना है। हिंदी में कितने दर्जा दिया है? 3 को। और एक क्या होता है हमारा? एक होता है हमारा आगत स्वर। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? आगत स्वर पढ़ा था ना। आगत स्वर। आगत स्वर कौन से होते हैं हमारे? ये हमारा क्या है? आगत स्वर। अगर पूछा जाए कि हिंदी में मानक वर्ड कितने हैं तो क्या बताएंगे आप? देखिए, 3 तो ए हो गए और एक ए हो गया ना, तो 52, 3 55, 1 56। तो अगर पूछा जाए हिंदी में मानक वर्ड कितने होते हैं, आप लोग कितना बताएंगे? हिंदी में मानक वर्ड तो कितना बताएंगे आप लोग? 56। देखिए, 52 यहाँ पे थे ना, और 3 हुआ 55, 1 हुआ 56। यही पूछा जाता है। जब पूछा जाएगा हिंदी में मानक वर्ड, मतलब हिंदी में इतने वर्ड को क्या माना जाता है, इतने वर्डों से जो है शब्द बनते हैं या वाक्य बनते हैं। तो हिंदी में मानक वर्ड कितने होते हैं? तो आप लोग बताएंगे 56। हिंदी में कुल कितने वर्ड होते हैं? तो आप लोग बताएंगे 52। और मूल वर्ड कितने होते हैं? आप लोग क्या बताएंगे? 44। तो यह हुआ कि हिंदी वर्णमाला में वर्डों की संख्या। तो कैसे बताएंगे? मूल वर्ड 44, हिंदी में कुल वर्ड 52, और हिंदी में मानक वर्ड कितने होते हैं? 56 होते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए। इसी प्रकार से इसमें में से क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई पूछे तो मूल वर्ड कितने होते हैं तो आप इसी तरह से डिफाइन करके बता दीजिएगा। तो आप लोग इसको नोट करिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हिंदी में नवनिर्मित ध्वनियाँ कौन कौन सी है। इस प्रकार हमने व्यंजनों का वर्गीकरण हमारा समाप्त होता है। अब हम लोग देखते हैं हिंदी में नवनिर्मित ध्वनियाँ या विदेश से आगत ध्वनियाँ या गृहीत ध्वनियाँ। हिंदी में कौन सी ध्वनियाँ जिनका नया निर्माण किया गया, कौन सी ऐसी ध्वनियाँ जिनको विदेश से मतलब दूसरी भाषा से लिया गया। जब हिंदी में कोई भी शब्द, कोई भी वर्ड दूसरी भाषा से लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? विदेशी वर्ड कहते हैं। और कौन से गृहीत ध्वनियाँ, मतलब जिनको हिंदी में क्या कर लिया गया? ग्रहण कर लिया गया। तो इनके बारे में जानते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा अरबी फारसी ध्वनियाँ। पहला कौन सा है? अरबी फारसी ध्वनियाँ। अरबी फारसी, अरबी फारसी ध्वनियाँ। आपको पता होगा अरबी फारसी वर्ड कितने होते हैं हिंदी में? 5। कौन कौन से होते हैं? का, खा, गा, जा, फा। तो अरबी फारसी ध्वनि कौन सी हैं? का, खा, गा, जा, फा। तो कौन कौन सी हैं आप बताएंगे? क्या बताएंगे? का, खा, गा, जा, फा। ये क्या है? हिंदी में क्या, ये क्या है? अरबी फारसी वर्ड हैं। तो आप लोग बताइएगा कि उर्दू भाषा का सही उच्चारण देने के लिए, हिंदी में उर्दू भाषा का सही उच्चारण देने के लिए इन वर्डों का क्या किया गया है? हिंदी में अपनाया गया है। तो आप लोग क्या बताएंगे कि उर्दू भाषा का सही उच्चारण देने के लिए, सही उच्चारण देने के लिए इन वर्डों को हिंदी में शामिल किया गया है। शामिल किया गया है।
अगर मान लीजिए हिंदी में उर्दू भाषा का उच्चारण आपको सही सही करना है, तो अगर ये वर्ड नहीं रहते तो आप कर पाते, तो नहीं कर पाते। इसीलिए इन वर्डों को क्या किया है, हिंदी में शामिल किया है। और किसने शामिल किया था, इसके मैंने पहले बताया था, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने शामिल किया था। जैसे इससे शब्द बनता है, एक शब्द होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा जरा, और एक होता है जरा। ठीक है, बहुत बार शब्द युग में पूछा जाता है अर्थ वाले में, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए एक पे नुक्ता चिन्ह लगा है, यहाँ पर एक पे क्या लगा है, नुक्ता चिन्ह, और एक पे नुक्ता चिन्ह नहीं लगा है। जिस पे नुक्ता चिन्ह नहीं लगा होता है उसका अर्थ होता है वृद्धा अवस्था। उसका अर्थ क्या होता है, वृद्धा अवस्था। और जिस पर नुक्ता चिन्ह लगा होता है उसका अर्थ क्या होता है, थोड़ा। आपने सुना हो ना, कहते हैं जरा सा चीनी दे दो। ये जरा सा चीनी वाला मतलब कौन सा है, ए वाला है। और जरा मतलब क्या होता है, वृद्धा अवस्था। तो देखिए नुक्ता चिन्ह लगते ही क्या है, अर्थ में परिवर्तन हो गया। तो ये क्या है, ये है अरबी फारसी हमारा शब्द है। ये क्या है, अरबी फारसी शब्द है। और क्या, जैसे अरबी फारसी वर्ड कौन है, 5। एनसीईआरटी ने कितने माना है, 3। किसने शामिल किया था हिंदी में, क्या बताएंगे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने शामिल किया। जैसे जिंदगी लिखा जाता है, जिंदगी, अगर इस तरह से आप जिंदगी लिखते हैं तो ये क्या है, गलत है। तो जिंदगी के लिए हम यहाँ पर क्या लगा जाता है, नुक्ता चिन्ह लगाया जाता है, जिंदगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये है अरबी फारसी वर्ड। इसलिए कहा गया कि उर्दू भाषा का सही उच्चारण देने के लिए इन वर्डों को हिंदी में शामिल किया गया है। कौन से, अरबी फारसी ध्वनियों को ना। तो आप लोग बताइए कौन से होते हैं, 5 होते हैं। एनसीईआरटी ने 3 शामिल किया है। किसने शामिल किया था, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। क्यों, देखिए यहाँ पर अर्थ बदल गया ना, जिंदगी इस तरह से लिखा जाता है, जैसे जरा और जरा। तो आप लोग इसको नोट करिए, थे अगले ध्वनि के बारे में हम लोग बात करते हैं। हमारी अगली ध्वनि क्या है, एक हम लोगों ने पढ़ा था आगत स्वर। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आगत स्वर या अंग्रेजी ध्वनि जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, अंग्रेजी ध्वनि। आगत स्वर कौन से होते हैं, आपको पहले बताया गया है बहुत अच्छे तरीके से। ये हमारा क्या है, ये हमारा है आगत स्वर। तो आप लोग बताइएगा कि अंग्रेजी भाषा का सही उच्चारण देने के लिए इसको जो है आगत स्वर को हिंदी में शामिल किया गया। तो क्या बताएंगे, अंग्रेजी भाषा का सही उच्चारण देने के लिए आगत स्वर को हिंदी में शामिल किया गया है, शामिल किया गया है। मतलब अंग्रेजी भाषा का सही उच्चारण देने के लिए आगत स्वर को क्या किया गया है, हिंदी में शामिल किया गया है। जैसे एक शब्द होता है, आप लोगों ने सुना होगा हाल, और एक होता है हॉल। देखिए इसको पढ़ेंगे आप हाल, और जिस पे आगत स्वर लगा है उसको ओठ आपका गोल हो जाए, हॉल। ये हाल का अर्थ क्या होता है, हाल चाल, मतलब आपकी हाल चाल कैसी है, हाल चाल कैसा है। और इस हाल का मतलब हॉल,
किससे बोलेंगे? आप अपना ओठ गोल करें। हॉल, हॉल का अर्थ क्या होता है? बरामदा। क्या बताएंगे आप लोग? बरामदा बताएंगे। हम बरामदे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हॉल कहते हैं ना। तो देखिए आगत स्वर अगर नहीं होता तो क्या इसका उच्चारण स्थान हिंदी में हो पाता? नहीं हो पाता। तो इसलिए कहा गया अंग्रेजी भाषा का सही उच्चारण देने के लिए आगत स्वर को हिंदी में शामिल किया गया है। जैसे हम लोग बोलते हैं डॉक्टर, क्या? डॉक्टर। देखिए डॉक्टर बोलते समय हमारा ओठ गोल होता है, डॉक्टर। तो ये देखिए आगत स्वर अंग्रेजी भाषा में सही उच्चारण देने के लिए आगत स्वर को हिंदी में शामिल किया गया। तो उदाहरण बताएं, देखिए हॉल और हॉल, इसमें कितना अंतर है? देखिए इसका अर्थ होता है बरामदा। ये सब जो है ये आगत स्वर से जो शब्द बने होते हैं लगभग किसके होते हैं? अंग्रेजी शब्द के होते हैं। कौन से होते हैं वो? अंग्रेजी शब्द होते हैं। जैसे हॉल, डॉक्टर, बॉय, इस तरह से लिखा जाता है ना। तो आप लोग इसको नोट करिएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले पर। ये था हमारा जो है हिंदी में नवनिर्मित ध्वनियाँ। तो अब हम बात करते हैं, एक पूछा जाता है विकसित व्यंजन। क्या पूछा जाता है? विकसित व्यंजन कौन सा है? तो आप लोग हिंदी लगाइएगा। विकसित व्यंजन विकसित व्यंजन, देखिए आप लोग समझिएगा कि किसका चिन्ह है। तो आप लोगों को पता होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अनुस्वार। क्या कहते हैं हम लोग? अनुस्वार। इसके बारे में हम लोग पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से, आप जब स्वर पढ़ेंगे तो इसके बारे में बहुत अच्छे, स्वर वाला वीडियो देखेंगे, इसके बारे में बहुत अच्छे से समझाया गया है। इससे कौन से शब्द बनते हैं? आपके तत्सम शब्द बनते हैं। क्या बनते हैं? तत्सम शब्द। ठीक है। कहा जाता है जिन शब्दों पर अनुस्वार लगा होता है वो कौन से होते हैं? तत्सम होते हैं। इसी से निर्माण हुआ है किसका? इसको हम लोग क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु। इसको हम लोग क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु। क्या कहते हैं हम लोग इसको? चंद्र बिंदु। इसको हम लोग क्या कहेंगे? चंद्र बिंदु। जैसे इस पे क्या लगा है? इस पे चंद्र बिंदु लगा है। इससे बने शब्द क्या होते हैं? तद्भव। इससे बने शब्द क्या होते हैं? तद्भव। जिन शब्दों पर चंद्र बिंदु लगा होता है उन शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? अधिकतर वो शब्द क्या होते हैं? तद्भव। और जिन शब्दों पर अनुस्वार लगा होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे मैं बात करूं अंगुली, अंगुली, तो ये क्या है? ये आप लोग बताएंगे तत्सम शब्द है। ये क्या है? तत्सम शब्द है। अगर मैं उंगली को इस प्रकार लिख दूं, अंगुली, इस पे क्या लगा? देखो चंद्र बिंदु लगा है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा तद्भव हो जाएगा। अंगुली जो है ये क्या? अंगुली, ये देखिए इस पे अनुस्वार लगा है ना, तो ये क्या है? ये हमारा तत्सम शब्द है। लेकिन देखिए अब इस पे हम लोगों ने क्या लगा दिया? चंद्र बिंदु लगा दिया। तो ये क्या हो गया? हमारा तद्भव हो गया। जैसे एक होता है अंक, अगर हम लोग अंक इस प्रकार लिख देते हैं तो हमारा क्या? देखिए ये है तत्सम शब्द और ये क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। ये है देखो अंगुली, इस पे लगा है क्या? अनुस्वार लगा। तो ये क्या होगा? तत्सम। ये देखो इस पे लगा है चंद्र बिंदु, इसलिए क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाता है। तो अगर पूछेगा कि हिंदी में विकसित व्यंजन कौन है, तो आप लोग क्या बताएंगे? इसी को बताएंगे आप लोग। ना ये क्या है? विकसित व्यंजन है। ठीक है। हिंदी के विकसित व्यंजन कौन है? ए, इसको क्या बताएंगे आप लोग? बोले चंद्र बिंदु। देखो अनुस्वार से इसको अनुस्वार से ही इसका विकास हुआ है। पहले अनुस्वार था, फिर ये क्या हुआ? चंद्र बिंदु हो गया। इसलिए इसको क्या कहते हैं? विकसित व्यंजन कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? विकसित व्यंजन कहते हैं। देखिए
ये देखिए तत्सम शब्द होते हैं और जिस पे चंद बिंदु लगा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। तो अगर पूछेगा हिंदी में विकसित व्यंजन कौन से हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे, तो हिंदी का विकसित व्यंजन कौन सा होता है, जिस पे क्या लगा होता है, चंद बिंदु लगा होता है। तो आप लोग इसको नोट करिएगा, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए 4 वर्ड हैं, आप लोग बताइए क्या 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 कहा जाता है। एक वर्ड है हमारे पास ए, एक वर्ड है हमारे पास ए, एक वर्ड होता है हमारे पास ए, और एक होता है हमारे पास ए। तो इन चारों के नाम अलग अलग होते हैं। तो आप लोग को बताना है चारों के नाम क्या क्या होते हैं। जैसे अंक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, अनुस्वार कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, अनुस्वार। इसको अभी हम लोग पढ़े, इसको क्या कहते हैं, विकसित व्यंजन। विकसित व्यंजन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आगत स्वर। आगत स्वर। और ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा विसर्ग। ये क्या होता है, विसर्ग। अगर इस तरह से ये क्या है हमारा, देखो अनुस्वार, ये है हमारा विकसित व्यंजन। विकसित व्यंजन पे क्या होता है, ऊपर चंद्र बिंदु लगा होता है ना, और आगत स्वर में देखिए चंद्र बिंदु नहीं लगा होता है। और ये क्या है हमारा विसर्ग। ये चारों अगर आपको वर्ड दे दिए जाए तो इसके नाम आपको आने चाहिए। तो अनुस्वार, विकसित व्यंजन, आगत स्वर और विसर्ग। तो ये हुए आप चारों इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कन्फ्यूजन करता है। आप लोग एक जगह इसको नोट कर लीजिएगा और एक बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। देखिए ये अनुस्वार है, ये विकसित व्यंजन है, ये आगत स्वर है, ये विसर्ग है। इसके और भी नाम होते हैं। आगत स्वर के मैंने कहा था मेहमान स्वर होते हैं, विदेशी स्वर कहते हैं। आप जो है स्वर जब पढ़ेंगे इसके बारे में अच्छे से बताया गया है, और इस चंद्र बिंदु के बारे में भी अच्छे से बताया गया है। इसको क्या कहते हैं, अनुनासिकता कहते हैं। आप लोग जब स्वर पढ़ेंगे तो उसके बारे में बताया गया, लेकिन मैं आपको ये चारों को एक जगह लिखवा दिया हूँ, और इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। बहुत कन्फ्यूजन करते हैं। देखिए ये अनुस्वार है, ये विकसित व्यंजन है, ये आगत स्वर है, ये है विसर्ग। तो आप लोग इसको याद करिएगा। उसके बाद हम चलते हैं आगे। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग बताइएगा कि हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में आगत स्वर, आगत स्वर, तो आप लोग कितना बताएंगे, एक होता है। कौन सा होता है आगत स्वर, आप लोग को बहुत बार बताया गया। तो ये होता है, ये हमारा क्या है, आगत स्वर। इनका प्रयोग कहाँ होता है, अंग्रेजी के शब्दों को हम जो उच्चारण करते हैं। अगर पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में आगत व्यंजन, क्या पूछा जाए, आगत व्यंजन, आगत स्वर या आगत व्यंजन का यह अर्थ हुआ जो हिंदी में पहले नहीं थे, अब उनको क्या हुआ, ग्रहण कर लिए। वो किसी दूसरी भाषा के शब्द होते हैं, जैसे ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इनको हम लोगों ने क्या किया, हिंदी में शामिल कर दिए। ये क्या हुआ है, आगत मतलब ये हिंदी में आ गए हैं। तो कौन कौन से होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे, देखिए जिसको हम लोग अरबी फारसी वर्ड कहते हैं, का, खा, गा, जा, फा। ये क्या है, हमारे आगत व्यंजन है। आगत स्वर, आगत व्यंजन, मेहमान व्यंजन होते हैं, इसको मेहमान स्वर कहते हैं। आप लोग विदेशी स्वर कहते हैं, इसे विदेशी व्यंजन कह सकते हैं। तो कई बहुत से नाम होते हैं, अर्थ एक ही होता है। जैसे मैं कहूँ आगत स्वर, मतलब ये क्या थे, पहले हिंदी में थे, हिंदी में अब क्या हो गए, आ गए हैं। विदेशी स्वर मतलब ये क्या, दूसरी भाषा के, विदेशी भाषा के शब्द हैं, ये आ गए हैं। जैसे अंग्रेजी है, विदेशी भाषा है, अरबी फारसी विदेशी भाषा है। मेहमान स्वर, जैसे आपके यहाँ कोई आ जाता है उसको आप मेहमान कहते हैं, ये हिंदी में आ गए इसलिए मेहमान स्वर कहेंगे, इसको मेहमान व्यंजन कहेंगे। ठीक है। ये अगर पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में आगत स्वर होते हैं, आप लोग बताएंगे एक। हिंदी वर्णमाला में आगत व्यंजन होते हैं कितने, आप लोग बताएंगे 5। अगर पूछ लिया जाए कि हिंदी वर्णमाला में आगत वर्णों की संख्या कितनी है, तो देखिए ये एक होते हैं, ये कितने हैं, ये हैं 5। यह पूछा जाएगा कि हिंदी वर्णमाला में
हिंदी वर्णमाला में आगत वर्णों की संख्या। तो आप लोग क्या बताएंगे? आगत वर्णों की संख्या। देखिए, आगत स्वर पूछेगा तो एक बताएंगे ए और आगत व्यंजन पूछेगा तो ये बताएंगे क ख ग ज फ। अगर आगत वर्णों की संख्या, वर्ण में कौन होते हैं? वर्ण में आपके व्यंजन तथा स्वर दोनों शामिल होते हैं। अगर आगत वर्णों की संख्या पूछेगा तो आप कितने बताएंगे? 6। देखिए यहाँ पर क्या दिए? वर्ण में क्या होते हैं? वर्ण में स्वर और व्यंजन दोनों शामिल होते हैं। इसलिए अगर आगत वर्णों की संख्या पूछेगा तो कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप लोग बता दीजिएगा। देखिए, आपका आगत स्वर हो गया, उसके बाद आपके आगत व्यंजन, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये 3 क्वेश्चन बनते हैं। आगत हिंदी वर्णमाला में आगत स्वर एक कौन से? अ। और आप लोग बता दीजिए आगत व्यंजन कितने होते हैं, ये बता दीजिए क ख ग ज फ। और आगत वर्णों की संख्या पूछेगी तो आप लोग कितने बताएंगे? 6, क्योंकि वर्ण में कौन कौन शामिल होते हैं? स्वर और व्यंजन दोनों शामिल होते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग जानते हैं कि पूछा जाता है द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? कौन सा द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? तो आप लोग क्या बताएंगे? आप लोग बताएंगे कि जब किसी शब्द में किसी एक ही व्यंजन की आवृत्ति हो, जब किसी शब्द में किसी शब्द में जब किसी शब्द में एक ही व्यंजन की आवृत्ति हो, एक आधा हो, एक आधा हो, एक पूरा हो, तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। द्वित्व व्यंजन कहते हैं। आप लोग क्या बताएंगे? जब किसी शब्द में एक ही व्यंजन की आवृत्ति हो, जब किसी शब्द में एक ही व्यंजन की आवृत्ति हो, एक आधा हो, एक पूरा हो, उसे क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे उदाहरण आपने बहुत सुना होगा, एक होता है हमारा दिल्ली, एक होता है हमारा मक्का। जब किसी शब्द में एक ही व्यंजन की आवृत्ति हो, आवृत्ति मतलब का दोहराना। देखिए ला की आवृत्ति है ना, और एक आधा है, एक पूरा है, तो ये क्या है? द्वित्व व्यंजन है। देखिए जब किसी शब्द में एक ही व्यंजन की आवृत्ति हो, देखो का 2 बार आया है, लेकिन एक का देखिए आधा है, एक का है जो है पूरा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे पूछा गया था एक बार परीक्षा में, सत्य पूछा गया था कि कौन सा द्वित्व व्यंजन नहीं है, तो उसमें मक्का दिया था, दिल्ली दिया था और सत्य दिया था।
और सत्य दिया था और दिया था इसमें से कोई नहीं, तो आप लोग सत्य को द्वितीय व्यंजन नहीं बताएंगे। ये क्या है? सत्य क्या है? संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? वे व्यंजन जो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो सत्य देखो द्वितीय व्यंजन में नहीं आता है। सत्य क्या है? सत्य जो है संयुक्त व्यंजन है। आप लोग क्या बताएंगे इसको? ये है संयुक्त व्यंजन। आप लोग संयुक्त व्यंजन बताएंगे इसको, संयुक्त व्यंजन। द्वितीय व्यंजन कब होता है? जब एक ही व्यंजन होते तथा उनकी आवृत्ति होती, एक पूरा होता एक आधा होता, लेकिन ता अलग व्यंजन है और या अलग व्यंजन है। ता आधा है और या पूरा, लेकिन अगर ता 2 बार होता है तो यहाँ पर द्वितीय व्यंजन हो जाता है। देखिए ये दिल्ली है, ला देखिए आधा है और ला पूरा है और इसकी आवृत्ति भी हुई। का देखिए आधा है और का पूरा है और इसकी आवृत्ति मतलब 2 बार आया है ना। लेकिन यहाँ पर सत्य क्या है? ये संयुक्त व्यंजन, ये द्वितीय व्यंजन में नहीं आएगा। बहुत बार पूछा जाता है सज्जन, सज्जन। देखिए अब सज्जन क्या है? द्वितीय व्यंजन है। तो सब लोग बताते हैं द्वितीय व्यंजन, लेकिन सज्जन भी द्वितीय व्यंजन नहीं है, क्योंकि जब इसका हम लोग संविच्छेद करेंगे तो क्या होगा? जब इसका सतधन जन, सतधन जन क्या होगा? सतधन जन। तो सज्जन क्या द्वितीय व्यंजन है? नहीं। इसका संविच्छेद क्या होगा? सतधन जन मतलब क्या होगा? सज्जन। देखो ताफी किसमें बदल जाए? जय बदल जाए। हम लोग सब संध पढ़ेंगे तो आप लोगों को बताया जाएगा संध में अच्छे प्रकार से। तो देखिए सत्य द्वितीय व्यंजन नहीं है और सज्जन द्वितीय व्यंजन नहीं, मतलब वे शब्द जिनका जो है संध विच्छेद हो जाता है वो द्वितीय व्यंजन नहीं होगा। दिल्ली का संध विच्छेद नहीं होगा, मक्का का संध विच्छेद नहीं होगा। देखिए जब किसी शब्द में एक ही व्यंजन की आवृत्ति यहाँ पर भी हो, देखो जा के बाद जा आया है, एक आधा है एक पूरा है, लेकिन एक क्यों द्वितीय व्यंजन नहीं? क्योंकि इसकी क्या हो जा रहा है? संधि हो जा रही है। इसका संधि क्या होगा? सतधन जन होगा। इसे पूछा जाता है उज्ज्वल। क्या पूछा जाता है? उज्ज्वल। एक शब्द होता है हमारा उज्ज्वल। पूछा जाता है क्या उज्ज्वल में द्वितीय व्यंजन है? तो आप लोग क्या बताएंगे? उज्ज्वल में द्वितीय व्यंजन नहीं है। इसका संविच्छेद क्या होता है? उत्धन, उद्धन ज्वल। देखिए ये भी द्वितीय व्यंजन की, देखिए जो इसका जो है पूर्ण कर रहा है। देखिए जा आधा होना चाहिए, आधा है, फिर पूरा होना चाहिए। देखिए जा 2 बार आधा है लेकिन पूरा नहीं है, दोनों बार जा आधा है। लेकिन आप लोग जो है जल्दीबाजी में उज्ज्वल और सज्जन को क्या मान लेते हैं? द्वितीय व्यंजन मान लेते हैं। आप लोग ये जान लीजिए जिसका संध विच्छेद हो जाएगा वो द्वितीय व्यंजन नहीं होंगे। और सत्य भी क्या है? सत्य एक संयुक्त व्यंजन है। और दिल्ली और मक्का कौन से होते हैं? द्वितीय व्यंजन होते हैं। आप लोग अब द्वितीय व्यंजन के बारे में अच्छे से जान गए होंगे। आप अब गलती नहीं करेंगे द्वितीय व्यंजन के बारे में। आप लोग इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे द्विरुक्त व्यंजन के बारे में। एक पूछा जाता है हमारा क्या? द्विरुक्त व्यंजन। द्विरुक्त व्यंजन तो द्विरुक्त व्यंजन क्या होता है? तो आप लोग क्या बताएंगे? द्विरुक्त का अर्थ होता है दोहराना। द्विरुक्त का अर्थ क्या होता है? का अर्थ आप लोगों से कोई पूछे तो क्या आप लोग बताएंगे? दोहराना। क्या बताएंगे आप लोग? दोहराना। यानी कि द्विरुक्त का अर्थ क्या होता है? आप लोग क्या बताएंगे? दोहराना। एक ही उक्ति को 2 बार उच्चारित करना। एक ही उक्ति को 2 बार उच्चारित करना। एक ही उक्ति को दो बार उच्चारित करना। उच्चारित करना। एक ही उक्ति को 2 बार उच्चारित करना क्या कहलाता है? द्विरुक्त व्यंजन कहलाता है। एक ही उक्ति को 2 बार उच्चारित करना द्विरुक्त
व्यंजन कहलाता है। एक ही उक्ति को 2 बार उच्चारित करना क्या कहलाता है? दुरुक्त व्यंजन कहलाता है। दुरुक्त का अर्थ क्या होता है? दोहराना। एक ही उक्ति को 2 बार उच्चारित करना क्या कहता है? दुरुक्ति। उक्ति मतलब क्या होता है? कथन। उक्ति का अर्थ क्या होता है? कथन। जैसे मैं लिख दूं पानी पानी, पूछा जाएगा कौन सा बने? दुरुक्त में। देखिए 2 बार दोहराया जा रहा है, पानी पानी। जैसे मैं लिख दूं धीरे धीरे, धीरे धीरे, ये क्या है? दुरुक्त व्यंजन है। क्या है? दुरुक्त व्यंजन है। पानी पानी, धीरे धीरे, तेज तेज, मतलब दो शब्द एक ही बार, 2 शब्द 1-2 बार आए तो इसे क्या कहते हैं? दुरुक्त शब्द का दुरुक्त व्यंजन कहते हैं। ये हुआ हमारा जो है व्यंजनों का वर्गीकरण हमने पढ़ा। फिर देखा हमने नवनिर्मित ध्वनियाँ जो हिंदी में शामिल किए गए, जो व्यंजन शामिल किए गए हैं। आगत स्वर कौन होते हैं? आगत व्यंजन कौन से होते हैं? विकसित व्यंजन कौन से होते हैं? द्वितीय व्यंजन कौन से हैं? तो दुरुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? हम लोगों ने इसको अच्छी प्रकार से पढ़ा। तो आप लोग जो है, जो पिछला वीडियो पढ़ाया गया, आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करते रहिए। हिंदी के वर्णमाला में आपको कहीं भी दिक्कत होने वाली नहीं। अगर आप हमारा पूरा वीडियो देखते हैं, आपको हिंदी में जो वर्णमाला से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको कहीं दिक्कत होगी नहीं। तो कल हम लोग पढ़ेंगे जैसे करांत किसे कहते हैं, हलंत किसे कहते हैं, अजंत किसे कहते हैं। छोटे छोटे चीज़ हैं, हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे मात्रा को गिनना, वर्डों को गिनना। फिर हम जानेंगे व्यंजन को स्वर रहित कैसे करते हैं, मतलब व्यंजन को आधा कैसे करते हैं। फिर हम जानेंगे रा को आधा करने का क्या तरीका है। पढ़ते रहेंगे हम लोग, आगे बहुत ही वर्णमाला को अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हमको लगता है 4 से 5 वीडियो अभी वर्णमाला हम लोग और पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग शुरू करने वाले संधि। तो आपको जो भी कंटेंट दिया जा रहा है बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग यहाँ से पढ़िए वर्णमाला, कहीं भी दिक्कत होने वाली नहीं आप लोगों को। आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को आगे बढ़ाएं। हमारा टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़े, उस पर हम लोग कुछ दिन में ही, थोड़े से और दिन में जो है हम लोग आपके लिए जीएस स्पेशल जो पेट में पूछा जाएगा उसकी सीरीज लेकर आ रहे हैं। तो आपको अच्छे से वहाँ पर पढ़ाया जाएगा, करंट पढ़ाया जाएगा। आपको मैथ आपकी क्लास चल ही रही है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। तो बस मैं आपसे यहीं से अपनी बारी को विराम देता